उर्दू दास्तान गोई की रिवायत एक बड़ी ही पुरानी रिवायत है। माना जाता है कि ये 13वीं सदी में शुरू हुई और 19वीं सदी तक चली। तो दास्तान गोई की रिवायत जैसे कि माना जाता है 13वीं सदी में शुरू हुई। इसमें रस्म व बज़्म के एलिमेंट ऑलरेडी थे, इसके साथ साथ जादू, तिलिस्म और यारी भी इसमें जुड़ती चली गई। 19वीं सदी तक आते आते इसकी चमक मांद पड़ने लगी और कहने वाले कहते हैं कि आखिरी दास्तान गो यानी मीर बाकर अली छालियाँ बेचने पर मजबूर हो गए। इस दास्तान गोई की झड़ चुकी रिवायत को वापस जिंदा करने का क्रेडिट शम्सुर रहमान फारूकी को हासिल है और उसे स्टेज तक लाने का क्रेडिट महमूद फारूकी को जाता है। आज जो हम आपको दास्तान गोई सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है निठल्ले की दास्तान। निठल्ले की दास्तान हरिशंकर परसाई की कहानी और निबंधों से लिया गया है। आप अक्सर सब लोग जानते होंगे हरिशंकर परसाई के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, हरिशंकर परसाई 20वीं सदी में हिंदी के सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं। उनकी यही कोशिश रही है कि व्यंग आनंद का साध्य ना बनने पाए। हरिशंकर परसाई अकेले ऐसे व्यंग्यकार रहे हैं जिन्होंने आनंद को व्यंग का साध्य ना बनने देने की सचेत कोशिश की है। उनको पढ़कर हमेशा ये एहसास सजग होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही हैं उन पर सिर्फ दिल खोलकर हंसने की ही नहीं, थोड़ा गंभीर होकर सोचने की भी ज़रूरत है कि आप सिर्फ व्यंग पर हंसे ही ना, उस पर सोच विचार भी करें। हरिशंकर परसाई कहीं लिखते हैं कि व्यंग लेखन एक गंभीर क्रम है। सवाल यह है कि कोई लेखक अपने युग की विसंगतियों को कितनी गहराई से सोचता है, उस विसंगति की व्यापकता क्या है और वे जीवन में कितनी अहमियत रखती है। मात्र व्यक्ति की ऊपरी विसंगति जैसे शरीर रचना, व्यवहार, बात करने के लहजे की उभर कर सामने ला देना एक चीज़ है, तथा व्यक्ति तथा समाज के जीवन की भीतरी तहों में जाकर विसंगति खोजना, उन्हें अर्थ देना अलग चीज़। सच्चा व्यंग जीवन की समीक्षा होता है। एक छोटा सा किस्सा आपको बताता चलूं। दफ्तर में मेरे एक मित्र हैं। कभी दफ्तर में काम ज़्यादा होता है या कम तो उनका यही कहना होता है सब ठीक है। कभी रात को अक्सर रुकना भी पड़ता है, तब भी उनका यही कहना है कि सब ठीक है। एक बार दफ्तर से आते हुए उनकी गाड़ी एक चौड़े गड्ढे में जा गिरी। उनको बहुत चोटें आई। मुझे जब इस बात की इत्तला हुई तो मैं उनके घर पहुंचा। देखता क्या हूँ, सर पे चोटें आई हैं, पाँव पे प्लास्टर बंधा है और खूनम खान हो रहे हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि सब ठीक है। हमारे देश को भी यही आदत लग गई है, हम कुछ मिनट फ्रस्ट्रेशन में निकाल कर सब ठीक है पे आ जाते हैं। व्यंग का यही हिस्सा सबसे दिलचस्प है। वो किसी सीधे संजीदा बात को कहने के बजाय एक बहुत ही क्रिएटिव रास्ता इस्तेमाल में लेता है। यही चीज़ आपको हमारी दास्तान में देखने को मिलेगी। तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं दास्तान निठल्ले की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों परफॉर्मर के लिए, वसी जैदी और उदित यादव। दास्तान गोई की इस महफिल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो मुझे इत्तला कीजिए, मुझ तक पहुंचाइए। शुक्रिया। तो दास्तान हम शुरू करते हैं जी। तो क्या सुनेंगे आप? किस्सा तोता मैं ना बोलूं? नो 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 नो। तो 12 मन की धोबन वाला? अरे नहीं भाई। तो बीरबल की खिचड़ी? बिल्कुल नहीं। तो दास्तान लैला मजनू? नहीं यार। हम तो क्या सुनेंगे आप? थोड़ा थोड़ा मीठा हो, थोड़ा थोड़ा प्यारा हो, दुनिया का हो मगर दुनिया से न्यारा हो, थोड़ी सी हो गुदगुदी, थोड़ा सा हो चटपटा, थोड़े थोड़े आंसू हो पर ज्यादा ना हो अटपटा। वैसा वाला किस्सा अगर सुनाओ तब तो जाने, जिसे याद रखे हम तुमको जाने। नहीं यार। क्यों? वैसा वाला किस्सा पॉलिटिकल नहीं है। ना हो। हमारा वैसे वाले किस्से में रिलीजन नहीं है। अरे ना हो। हमारा वीमेन लिबरेशन पे डिस्कशन नहीं है। ना हो। देश मुल्क में कितने मर गए ना इसका कोई जिक्र है। चाहिए भी नहीं। हमारा नारेबाजी है नहीं, फिक्रेबाजी है नहीं, तो क्या सुनेंगे? खाक। अरे बोला ना बाप, थोड़ा थोड़ा मीठा हो, थोड़ा थोड़ा प्यारा हो, दुनिया का हो मगर दुनिया से न्यारा हो, थोड़ी सी हो गुदगुदी, थोड़ा सा हो चटपटा, थोड़े थोड़े आंसू हो पर ज्यादा ना हो अटपटा।
वैसा वाला किस्सा अगर सुनाओ तब तो जाने, जिसे याद रखें हम तुमको जानी। तो पेश है दास्तान निठल्ले की। ढैचू 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 ढैचू। एक बार गधी ने पूछा कि ओ गधे इशक करता है, मैं जानू पक्का तू मुझको घूरे मुझ पे मरता है। तो गधे की तो भाई खुली लॉटरी, बोला मेरी जानम तू एक खुदम के कदमों में तेरे मर जाऊं हरदम। तो गधी ये बोली, नहीं मैं पहले बायोडाटा लूंगी, मैं थॉट करूंगी उस पर, तभी लाइन क्लियर मैं दूंगी। और हाँ, तेरे बायोडाटा में अगर 8-10 स्कैम, एक स्विस बैंक का अकाउंट और एक तहलका का स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो तेरा बायोडाटा हिट है। तो गधा ये बोला, बायोडाटा तो मेरा है ऐसा कि फट जाए है बड़े बड़ों की एटम बम के जैसा। मैं पाया जाता चढ़ता हूँ हाँ मैदानों के अंदर, और 7 पार्लियामेंट की हर एक सीट पर बैठा ऊपर। IAS भी मैं हूँ आज का, IPS भी मैं हूँ, और देश चलाते उन मदारियों का सर्कस भी मैं हूँ। मिली जुली सरकार बनाता और गधों को लेकर, फिर झाड़ दुलकती झगड़ा करता आपस में रो रो कर। मैं हर दूजे दिन नई पार्टी को डिक्लेयर करता, पर बाय गॉड कॉन्स्टिट्यूशन की कसम मैं तुझ पे मरता। तो गधी ने दी एक ब्रॉड स्माइल और बोली यूं बल खाकर के हनीमून मनाएंगे इंडिया गेट पर जाकर। इंडिया गेट हुआ पुराना जाने मन, हम हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाएंगे। उन मरे जवानों को देंगे सल्यूट की जो बस कट गए, जो आंख मूंद कर 100 करोड़ की आबादी से घट गए। पर हेल्थ की थोड़ी सोच जरा, तू कैलोरी तो ले आ। 70 साल तू आजादी की मेमोरी तो ले आ। मुल्क की ले ली भैया बात अलबेली भैया, वो देखो नेशनैलिटी चीखती मर गई दैया। मुल्क की ले ली भैया बात अलबेली भैया, वो देखो नेशनैलिटी चीखती मर गई दैया। मुल्क की ले ली भैया। निठल्ला भी कहीं दास्तान सुनाने का काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय जैसे ये कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए। मगर निठल्ले में फर्क है, जैसे सरकारी वकील की ईमानदारी और प्राइवेट वकील की ईमानदारी में फर्क। वो ईमानदार दोनों हैं। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। पर हमारा निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी दास्तान सुनने से ऐसा मालूम होता है कि वो निठल्ले के नाम से सिर्फ इसलिए बदनाम था कि वो कोई भी काम लगातार न करता। अगर वो चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता तो भी कोई उसको निठल्ला ना कहता, कहते वो मन लगाकर मुंह चिढ़ाने का काम करता है। अरे भाई, जिस देश में घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है, वहां भला मुंह चिढ़ाना काम किस तरह नहीं हुआ? और दूसरा कारण यह भी था कि वो कोई भी काम ऐसा ना करता जिसमें उसका खुद का फायदा हो। नियम उसकी जिंदगी में नहीं था। पुराने जमाने की बात है, भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुंह खोले लेटे थे और कह रहे थे, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। जामुन उनके मुंह में गिरने ही वाला था कि तभी वहां एक घुड़सवार आ गया। वो घोड़े पर सवारी करने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप में घूमने को काम माना जाता है। तो वो घुड़सवार वहां हंटर लेकर आया और उसने उन तीनों को भगा दिया। कुछ साल के बाद पश्चिम के एक मुल्क में एक लड़का सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वो भी कह रहा था, आ सेब मेरे मुंह में गिर। उस वक्त वहां कोई घुड़सवार ना आया। सेब गिरा और लड़के ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का सिद्धांत खोज दिया। अब इस बात से खैर इतना तो पता चलता है कि जहां तक खाने की बात है तो पश्चिम का मुंह पूरब के मुंह से थोड़ा बड़ा होता है। मगर साहब, अगर उस वक्त वहां कोई घुड़सवार ना आया होता और एक जामुन भी उनमें से किसी एक के मुंह में गिर जाता तो इस महान खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। अब तमाम देश पछताता है कि अगर वो पेड़ के नीचे लेटे मनीषी छेड़े न जाते तो भारत को एक महान सिद्धांत की खोज का श्रेय मिल जाता। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही वही चोरी करता है और वही पुलिसमैन से गश्त लगवाता है। अभी तो यही निश्चित नहीं कि वो चोरी करने को बुरा मानता है, आखिर चोरी करवाता तो वही है। मैं सारी उम्र किसी काम को अच्छा मानकर करता जाऊं और बाद में पता चले कि वो तो इन कामों को बुरा मानता है, तो मेरा तो सारा पुण्य धरा का धरा रह जाएगा। मैं जीवन रक्षा को अगर अच्छा मान के करूं और बाद में पता चले कि वो तो इन कामों को बुरा मानता है, तो मेरा तो पुण्य धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे में सारे अच्छे डॉक्टर नर्क में जाएंगे और बुरे डॉक्टर स्वर्ग का सुख भोगेंगे। निश्चित होने तक कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, ऐसे ही चलने दो। मैं घर से बाहर निकला तो चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालथी मारे बैठे रहते हैं। बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ, काका क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। सुबह पूछता हूँ तो बैठे हैं। दोपहर पूछता हूँ तो बैठे हैं। शाम पूछता हूँ तो बैठे हैं। आज मैंने सवाल बदला। मैंने कहा, कहिए काका बैठे हैं क्या? अरे भैया बैठे हैं, क्या करें? अब मैं क्या बताता क्या करें? मैंने कहा मुझे क्या पता, खुद सोचिए क्या करना है। अरे सब सोच लिया। कुछ सोचो कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे। कुछ ना करने से कोई बुरा काम नहीं होता, तो इसलिए अच्छा यही है कि बैठे बैठे बस अच्छा सोचा करो। इस अरसे में रात तमाम हुई और साहिरे मशरिक झोली जर्रारे शुआ के लिए चरखे शोबदावास पर आया, यानी सुबह हो गई। तो जब मैं सुबह उठा, कल का संकल्प याद आया, खुद चाहे कुछ ना करूं पर दूसरों के काम में दखल जरूर दूंगा। अरे कोई अपने काम में दखल ही नहीं देने देता जब तक कि आप उसका भला ना करने लगे। लिहाजा दूसरों के काम में दखल देने के लिए उनका भला करना जरूरी है। मैं भला करने के लिए व्याकुल हो उठा। बाहर निकला तो देखा चबूतरे पर जगन्नाथ काका बैठे हैं। वो बड़ी एकाग्रता से एक आंख बंद करके अपनी मूंछ का सफेद बाल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक झटका उन्होंने बाल को दिया और बोले, हसाला बच गया। फिर उन्होंने एक आंख बंद की और अपनी मूंछ का दूसरा बाल तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी सड़क के दूसरे किनारे पर उनकी नजर पड़ी और वो बोले, ए लड़के, कुत्ते को पत्थर क्यों मारता है? वो काट खाएगा ना। अरे इधर साइकिल क्यों टिकाते हो? ये चबूतरा है कि साइकिल स्टैंड? तुम कहाँ चल दिए? काका मैंने तय किया है कि आज से मैं दूसरों का भला करूंगा। और अपना भला कब करोगे? अरे जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरे का क्या भला करेगा? वो जानता ही नहीं है कि भला क्या होता है। देखता नहीं जितने जनता के सेवक हैं सबके घर भरे हुए हैं। क्यों क्यों माल बटोर रखा है उन्होंने? इसलिए कि भाई जब अपने पास धन होगा तभी तो धन का महत्व समझ आएगा और तभी निर्धन जनता की हालत सुधारने की स्फूर्ति पैदा होगी। पर काका मैंने तो सुना है कि अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों का भला किया जाता है। अरे गलत सुना है तूने। तूने सुना होगा पर मैंने तो देखा है। सेवक जी को जानता है जिनकी चौक में वो तिमंजली इमारत बनी हुई है। आजादी के जमाने के नेता हैं वो। तब वो गरीब किसानों और मजदूरों से जुलूस निकलवाया करते थे और नारे लगवाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। तो अभी किसानों और मजदूरों ने उन्हें घेर लिया और कहा, सेवक जी इनकलाब तो हो गया पर हमारे हालत तो अब तक वैसे के वैसी है। वैसे ही गंदे घरों और गंदे झोपड़ों में हम अभी भी रह रहे हैं। सेवक जी ने शांति से उनकी बात सुनी और कहा, मित्रों तुम लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई। तुम लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई। अरे वो नारे तो मैंने अपने घरों के बारे में लगवाए थे। तुम क्या ये समझे कि वो नारे तुम्हारे घरों के बारे में थे? तो हातिम साहब पहले अपना बाद में दूसरे का। तुम शायद ये विश्वास करते हो कि कबीर महात्मा थे, त्यागी थे। वो खुद भूखे रह जाते थे पर दूसरों को खिला देते थे। अरे तुम उन्हें समझे ही नहीं। वो इतने बुद्धू नहीं थे जितना तुम उन्हें समझते हो। उनका एक दोहा है, साई इतना दीजियो जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब जरा गौर करो कितना चालाकी से भरा दोहा है ये। पहले तो उन्होंने कुटुंब का इंतजाम कर लिया, फिर अपना कि मैं भी भूखा ना रहूं, और उसके बाद अगर बचे तो साधु न भूखा जाए। अपने और परिवार के बाद उन्हें साधु की याद आई और तुम कहते हो कि वो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते थे। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए।
आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। ये कहकर जगन्नाथ काका ने फिर एक आंख बंद की और अपनी मूंछ का सफेद बाल तोड़ने की कोशिश करने लगे। मैंने उनकी व्यस्तता देखी और वहां से खिसक लिया। मैंने सोचा इस मोहल्ले में सबसे असहाय वो मौसी है, बूढ़ी है, बीमार है और अकेली है, क्यों ना उसका भला किया जाए। लिहाजा मैं मौसी के घर पहुंचा और आवाज लगाई, मौसी। कौन है रे? मौसी, चल मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लिए चलता हूँ। अरे अब क्या डॉक्टर के पास जाऊं, अब तो सीधा भगवान के पास ही जाऊंगी बेटा। मौसी, तू क्या जीने से बिल्कुल ऊब गई है? हाँ रे, अब तो जल्दी मौत आए तो अच्छा। मौसी, ला मैं तेरा गला घोट देता हूँ। तेरे मुंह में आग क्यों नहीं लगती रे? नाराज ना हो मौसी, अगर गला घुटवाने में तकलीफ होती है तो जहर ला कर दे दूं। अब मौसी मुझे गालियां देने लगी। मैंने कहा, मौसी, ना तू दवा खाती है ना जहर, ना तू जीना चाहती है ना मरना। अब तू बता मैं तेरा भला किस तरह करूं? मैं ही रह गई हूं भला करने को, इतने लोग बैठे हैं, किसी का भी भला कर दे। मौसी का भला मुझसे ना हो सका। मैं वापस घर लौट आया। अब मुझे समझ आया कि लोग स्वार्थी क्यों हो जाते हैं। वो दूसरों का भला करना चाहते हैं, पर कोई अपना भला कराने के लिए तैयार ही नहीं होता। निराश होकर वो खुद का भला करने लगते हैं, फिर लोग उनकी निंदा करते हैं। असल में वो दया के पात्र हैं। मोहल्ले में शायद खबर फैल गई थी। तीसरे पहर एक आदमी आया और बोला, सुना है आप सुबह से किसी का भला करने के लिए विकल हैं, पर कोई फंस नहीं रहा। मैं अपना भला करा लेता हूं, बताइए कितने रुपए देंगे? मैंने कहा, रुपए तो मेरे पास नहीं हैं, पर तुम चाहो तो भला कराकर मुझे 5 जूते मार लेना। उससे सौदा नहीं पटा। आखिर तीसरे पहर शिवशंकर बाबू आए। उनका विकास शहर में दिखता है। 1 से 3 मकान हो चले हैं। जायदाद की जब जब जांच होती है, शिवशंकर बाबू कह देते हैं कि ससुराल की तरफ से मिली है। न जाने ऐसे ससुरे किस कोने में रहते हैं जो जिंदगी भर किश्तों में दहेज देते हैं और हमेशा सरकार के कुछ महकमों के अफसरों को ही अपनी बेटी क्यों ब्याह देते हैं। साहब आए और बोले, सुना है आप किसी का भला करना चाहते हैं, मेरा भला कीजिए। मेरा तबादला एक निहायत खराब जगह हो गया है, मुझे किसी अच्छी जगह भिजवाइए। मैं बहुत खुश हुआ और शाम को बड़े साहब के बंगले पर पहुंचा। देखता क्या हूं कि बड़े साहब डूबते सूरज को इस तरह देख रहे हैं कि जैसे उनका चपरासी हो। दोनों हाथ पतलून की जेब में हाथ डाले खड़े हैं। देखता हूं कि टेबल पर काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। साहब ने मुझे देखा और देखते ही बोले, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ पर? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? नो, आई डोंट रिमेंबर यू। पिछले साल आपका एक स्कैंडल अखबार में छपने आया था, जिसे मैंने रुकवाया था। स्कैंडल? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी गली के कुत्तों ने पिछले साल आपको देखकर भौंकना बंद कर दिया था। वो तस्वीरें और चिट्ठियां अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। अब उन्होंने मुझे एकदम पहचान लिया। अच्छा, ये उपदेश है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको जिंदगी भर याद रखे, तो उसके जहन में, उसके दिल में प्यार व्यार पैदा करने का झंझट मत पालिए। बस उसका कोई स्कैंडल अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। वो सपने में भी प्रेमिका के बाद आपका चेहरा देखेगा। तो अब उन्होंने मुझे एकदम पहचान लिया। चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, चौकस चश्मे की तरह पहनी हुई। मैंने पूछा, ये कहाँ से मिलती है? ये क्या? अरे यही मुस्कान चश्मे की दुकान से मिलती है या जनरल स्टोर से? ये तो हमको सरकार की तरफ से सप्लाई होती है साहब, कुछ 8-10 तरह की होती है। वो पहली मुस्कान जो मैंने आपको दी थी ना, -1 नंबर की थी, वो लोगों को टालने के काम आती है। 2-4 मुझे मिल सकती है? हाँ, जितनी मर्जी, स्टोर रूम से निकलवा दूंगा। और क्या दाम लगेंगे? अरे कुछ नहीं, हमारे हेड क्लर्क के बच्चे भी तो अपने स्कूल का काम कच्चे फार्मों पर करते हैं। पर फिर भी आपको कुछ तो हिसाब रखना पड़ता होगा ना मुस्कानों का। अरे कोई दिक्कत नहीं है, राइट ऑफ कर दूंगा, लिख दूंगा कि 6 मुस्कानें सड़ गई। मुझे शिवशंकर के तबादले की बात करनी थी। एकदम से ये बात कर देना ठीक नहीं, तो सोचा कि कुछ यहाँ वहाँ की बात करके धीरे से शिवशंकर के तबादले की बात भी कर लूंगा। मैंने उनसे कहा कि ये जो समाजवादी विकास योजनाएं चल रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चल रहे हैं, इनसे देश की हालत में कितना परिवर्तन हो रहा है साहब? देश की हालत में
भारी परिवर्तन हो रहा है। शर्मा डेवलपमेंट में चला गया, वर्मा एक्साइज में चला गया, होम का करेला में तबादला हो गया और शंकर फिर जीएडी में लौट आया। अरे मेरा मतलब है देश की हालत में कोई खास परिवर्तन हुए हो तो बताएं। मैं खास खास ही तो बता रहा हूं। चेतन लीव पर चला गया, भगत अभी फॉरेस्ट में है, वर्मा जीएडी में है और शंकर फिर एक्साइज में लौट आया। मैंने और निश्चित सवाल पूछा, इस बीच देश की हालत में कोई सुधार? मत सुधार, हालत बिगड़ी पड़ी है देश की। आपको नहीं मालूम, सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। मैंने साहब का ध्यान इस दुखद प्रसंग से हटाया और मैंने शिवशंकर के तबादले की बात की। साहब बोले, कहां तबादला कर रहे हैं? फला जगह सीएम का भांजा है और फला जगह जीएम का साला है। क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां किसी का कोई ना हो? हाँ, एक जगह है। कौन सी? जहां शिवशंकर का तबादला हुआ है। मैं हार कर घर वापस लौट आया। शिवशंकर का भला भी मेरे हाथों नहीं हो सका। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह मेरे पास आए और बोले, तुम्हें पता है राम सिंह इन दिनों छुट्टियों पर आया हुआ है, वो पुलिस इंस्पेक्टर क्या हो गया, पागल हो गया है, अजीब हरकतें करता है। एक दिन मैंने कमरे के सुराख में से देखा कि हमारे जो बुजुर्गों और नेताओं की तस्वीरें दीवार पर आवेजा हैं, उनको वो गालियां दे रहा है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, आप एक काम कीजिए, आप राम सिंह को मेरे यहां भेज दिया करें, मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो मेरे से कुछ सीखे और मैं किसी काम आ सकूं उसके। लिहाजा हाजरीन, राम सिंह रोज शाम को मेरे घर आता है, मुझे गालियां देता है। पड़ोसी पूछते हैं क्या ये पागल हो गया है? मैं कहता हूं नहीं। तब वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि या तो मैं उसे पीटूं या उन्हें उसे पीट कर पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाने दूं। मैं हंस देता हूं। अब वो मुझे कायर या पागल समझने की पूरी तैयारी में है। पर साहब, राम सिंह सिर्फ गालियां ही नहीं देता। एक रात को वो गांजे की 3-4 कलियां मेरे घर डाल गया। सुबह आकर घर की तलाशी ली और मेरे हाथों को रुमाल से बांधकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। पर राम सिंह मुझे छोटे भाई की तरह प्यारा है और मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि वो नौकरी में बड़ी तेजी से योग्य होता जा रहा है। एक रोज मुन्नी से पढ़ने के लिए बैठने को कहकर मैं बाहर चला गया। वापस आया तो बड़ी लड़की ने मुझसे कहा, ये राम सिंह चाचा का क्या दिमाग खराब हो गया है? आपके जाने के बाद मुन्ना बाहर खेलने के लिए चला गया। जब लौट कर आया तो राम सिंह चाचा उससे कहते हैं, ए मुन्ने, इकन्नी दे, नहीं तो बड़े भैया से कहकर तुझे पिटवाऊंगा। हमने मजाक मजाक में उनको इकन्नी दे दी कि जा राम सिंह चाचा को दे दे। हे भगवान, वो तो इकन्नी जेब में ही रखकर बैठ गए। अजीब हरकतें करते हैं, बच्चों से पानी मंगवाते हैं और जरा देर हो जाए तो चिल्लाते हैं, अरे जल्दी पानी ला, कितनी देर क्यों लगा रखी है, 7 साल के लिए भिजवा दूंगा। मोहल्ले वालों की नाक में दम है। पर हनुमान सिंह का पूरा भरोसा है कि राम सिंह का दिमाग फिर गया है। राम सिंह को मैं बचपन से जानता हूं, बड़ा ईमानदार, नम्र और सुशील लड़का है। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि भाई ये मसला क्या है? लगता है बड़े भैया ने आपसे शिकायत कर दी। मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। मैं कहता हूं मुझे 1 महीना दो, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पागल नहीं हूं। मैंने पूछा कि भाई फिर तुम ये सब क्यों करते हो? उसने जो किस्सा बयान किया वो उसी के लफ्जों में यूं है, भाई साहब, मैं नया नया पुलिस का इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था। मन में बड़े ऊंचे आदर्श और सेवा भावना थी। एक रोज पास के गांव का एक लड़का मेरे पास आया और घर में चोरी की रिपोर्ट की कि उसके घर में चोरी हो गई है। मैं फौरन तहकीकात करने के लिए उसके घर पहुंचा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा घबराया हुआ आंगन में बैठा है। मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और बोला, पधारिए साहब। मैं बैठ गया और पूछताछ शुरू की। मैंने कहा, बाबा चोरी आप ही के घर में हुई है? बूढ़ा मौन खड़ा रहा। मैंने फिर पूछा, बाबा चोरी आप ही के घर में हुई है? क्या हुजूर मुझसे पूछ रहे हैं? पर मेरा नाम तो ए साले बुड्ढे है, बाबा तो मैं नहीं हूं। मैं बूढ़े की बात न समझ सका। फिर भी मैंने जल्दी करने के लिए कहा कि बाबा चोरी कब हुई और कौन कौन सामान गया? बूढ़ा फिर मौन हो गया। मैंने एक बार फिर पूछा कि ना बाबा चोरी आप ही के घर में हुई है? अरे हुजूर, गलती हमसे जरूर हो गई है, पर ये लड़का नादान है। अरे मैं घर में नहीं था, मैं होता तो हरगिज रिपोर्ट नहीं होती और आपको तकलीफ ना होती।
मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ होती है और काम में हर्ज होता है। आप लड़के की गलती माफ कर दें, आइंदा कभी ऐसी भूल नहीं होगी। मैं बड़ी हैरत में पड़ा कि आखिर ये क्या कह रहा है। मैंने कहा अजीब बातें करते हैं आप। अरे भाई चोरी की रिपोर्ट करनी ही चाहिए, हम किस लिए हैं? हमारा फर्ज बनता है कि हम चोरी का पता लगाएं और आपका माल वापस दिलवाएं। बताइए कौन कौन सामान गया और कब चोरी हुई? बूढ़ा फिर मौन हो गया। कुछ देर के बाद उसका लड़का दूध का गिलास लेकर आया और मुझे देने लगा। मैंने मना किया तो बूढ़ा बोला, ले लीजिए साहब। अरे कैसी बातें करते हैं आप? इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर हूं, इस वक्त मैं आपका कोई सामान नहीं ले सकता, सुपारी का एक टुकड़ा तक नहीं। वहां खड़े लोग बड़े अचंभे से मुझे देख रहे थे। मेरी हर बात पर वो चौंक पड़ते और आपस में न जाने क्या काना फूसी करने लगते। मैंने कहा, बाबा आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, सयाने आदमी हैं। मेरी ये बात सुनकर बूढ़ा 2 कदम पीछे हट गया और वहां खड़े लोगों के कान में न जाने क्या कानाफूसी करने लगा। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर ये लोग इतने भौचक्के क्यों हैं। मेरी हर बात पर चौंक पड़ते हैं और न जाने क्या कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ देर के बाद बूढ़े ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, हुजूर गलती हमसे जरूर हो गई, पर ये लड़का नादान है। अरे मैं घर में नहीं था, इसलिए इसने चोरी की जाके रिपोर्ट कर दी। मैं जानता हूं कि आपको हर्ज होता है और ये भी जानता हूं कि उसका हर्जाना देना पड़ता है। सो ये आप 50 रुपए ले लीजिए और लड़के की गलती माफ कर दे, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं बड़ा हतप्रभ हुआ। मैंने कहा, अजीब बातें करते हैं आप। अरे भाई या तो आप कोई पागल हैं या मैं कोई सपना देख रहा हूं। अरे मैं ये पैसे क्यों लूं? तनख्वाह मिलती है मुझे अपने काम की, मैं एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूं। मेरी इस बात का बूढ़े पर विचित्र प्रभाव पड़ा। उसकी दीनता जाती रही, उसका चेहरा द्रढ़ हो गया और उसने तेज आवाज में गांव वालों से कहा, अब भी तुम्हें कोई शक है? गांव वालों ने कहा, नहीं। अरे तो फिर देखते क्या हो? भाई साहब इससे पहले मैं कुछ समझ पाऊं, गांव वालों ने मुझे पकड़कर मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और बूढ़ा बोला, जाओ शहर जाकर इंस्पेक्टर साहब से कहना कि कोई ठग या डाकू हमें पुलिस की वर्दी पहनकर ठगने आया था, सो उसे हमने बांध लिया है। मैं चिल्लाया, अरे भाई मैं कोई ठगिया डाकू नहीं हूँ, पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा तू कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है? अरे भाई मैंने क्या पुलिस वाले देखे नहीं? पुलिस वालों को देखते देखते मुझे वर्षों हो गए, किसी ने मुझे क्यों में बुड्ढे के सिवा कुछ और नहीं कहा। मुझे तो तुझ पे तभी शक हो गया था जब तूने मुझे आदर से बाबा कहा था, फिर तूने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे भाई हम डर के मारे चोरी की रिपोर्ट नहीं करते कि पुलिस वाले आएंगे, तंग करेंगे और हर्जाना वसूल करेंगे, और तू कहता है कि मैं चोरी का पता भी लगाऊंगा और पैसे भी नहीं लूंगा। तेरे जैसी बातें पुलिस वाले तो नहीं करते, तू तो कोई ठग है। पर बेटा स्वांग पूरा रचा नहीं पाए और पकड़े गए। अब सच्चे पुलिस अफसर आते होंगे जो तुझे 10-5 साल जेल में सड़ाएंगे। भाई साहब मैं शाम तक वहां ऐसे ही बंधा पड़ा रहा। दिन ढले शहर से एक साथी इंस्पेक्टर आया। उसने आते ही बूढ़े को 2500 गालियां दी और कहा, क्यों मसाले बुड्ढे के बच्चे, क्यों बांध रखा है इन्हें यहाँ? गालियां सुनकर बूढ़ा बड़ा खुश हुआ और बोला, यही तो मैं कह रहा था साहब, देखा रे ऐसे होते हैं पुलिस वाले, और एक तू है जो आदर से बाबा बाबा कर रहा था। भाई साहब इसके बाद मुझे लगा कि मेरी ट्रेनिंग अभी अधूरी है, लोग मुझे ठग समझ लेते हैं, लिहाजा मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर घर वापस आ गया अपनी ट्रेनिंग पूरी करने। मैंने राम सिंह से कहा कि भाई तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का ये दुर्भाग्य है कि हम दोनों के पिता इस असार संसार से कूच कर गए। अगर वो होते तो तू उनका इस्तेमाल करके 3-4 दिनों में ही दक्ष हो जाता। खैर अभी मैं हूं, तू मुझ पर अभ्यास किया कर, मुझे खुशी ही होगी कि मैं किसी तरह तो तेरे काम आया। मैंने राम सिंह से यह भी कहा कि सिर्फ 99% पुलिस वालों की वजह से पूरी पुलिस कौम बदनाम है। लिहाजा हाजरीन, राम सिंह रोज शाम को मेरे घर आता है, मुझे गालियां देता रहता है और मैं हंसता रहता हूं। मुल्की ले ली भैया, बात अलबेली भैया, वो देखो नेशनैलिटी चीखती मर गई दैया। मुल्की ले ली भैया, बात अलबेली भैया, वो देखो नेशनैलिटी चीखती मर गई दैया। मुल्की ले ली भैया। शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दास्तान गोई को इस इत्मीनान के साथ सुना, इस हौसले के साथ सुना। हम लोग का नाम है चकोर लकीरें, हमारे ग्रुप का नाम है चकोर लकीरें। आप हमें सारी सोशल मीडिया साइट्स पे देख सकते हैं। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत।